A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my channel बलविंदर स्टडी सर्कल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था डिस्कस किया था, विच डील्स विद सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। उसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, part 3 of the Indian Constitution, which deals with fundamental rights of individuals, fundamental rights of individuals, and Article 12 to 35। जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये डील करता है, इसमें प्रोविजंस दिए गए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन दिया गया है इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली हैं क्या, इनका नेचर क्या है। Nature of fundamental rights. Nature of fundamental rights. So, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हैं क्या एक्चुअल में। दीज आर द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। against the state, against the state। ये जो राइट्स हैं ये एक इंडिविजुअल के, सिटीजन जो भी इंडियन सिटीजन है ये उसके राइट्स हैं, ठीक है, ये उसके राइट्स हैं। और ये डील, दीज आर द राइट्स अगेंस्ट द स्टेट, मतलब जो भी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट, सो दैट कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल की एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके किसी भी तरीके से, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। सो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट से रोकने के लिए, इवन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो। इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल की जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, और स्टेट भी जो है किसी भी सिटीजन के राइट को वायलेट ना कर सके। सो वी कैन से द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट as well as against private individual, या private citizen, individual we can say, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स का ये जो प्रोविजन है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स का ये जो प्रोविजन है ये हमने बारो की है फ्रॉम यूएस, बारोड फ्रॉम यूएस। ओके, इसी के साथ में ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो हैं ये यूएसए से हमने बारो किए हैं, और ये जस्टिसेबल हैं एंड एनफोर्सेबल। दीज आर जस्टिसेबल and enforceable by Supreme Court under Article 32 and by High Court under Article 226। दैट मीन्स जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल और एनफोर्सेबल बाय था। दैट मीन्स इन केस ऑफ वायलेशन, और किसी के भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गार्डियन है। अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, वन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स जो है वो इशू कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। वो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स कौन कौन सी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक हैबस कॉर्पस, मैंडामस, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्शियरी। ओके, ये दैट आई विल डिस्कस अंडर आर्टिकल 32। बड़ी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, ओनली फंडामेंटल राइट्स। And High Court can also issue writs under Article 226.
अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इज आल्सो द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो वो भी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो है इशू करता है, ठीक है। बट ये जो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के केस में भी रिट्स इशू कर सकता है और अदर लीगल राइट्स के केसेस में भी। बट सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करेगा, ये याद रखिएगा कि जो रिट्स का प्रोविजन है हाई कोर्ट का वाइडर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही अंडर आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स इशू करता है। बट सो फार एज हाई कोर्ट इज कंसर्न, हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है अंडर आर्टिकल 226 बोथ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज इन केस ऑफ लीगल राइट्स आल्सो। क्लियर? इसी के साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? इनके ये दीज आर रिस्ट्रिक्टेड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इन पे रहती हैं, वो ये परमानेंट भी नहीं है क्योंकि इनमें चेंजेस हो सकती हैं टाइम टू टाइम। जैसे इन केस ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये परमानेंट या एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट वन इज जो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और परमानेंट। ना ही ये एब्सोल्यूट है ना ही ये परमानेंट है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, परमानेंट क्यों नहीं? एब्सोल्यूट परमानेंट दे आर नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज ये एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है, दैट मीन्स फुल अथॉरिटी नहीं देगी ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सिटीजन्स को फुल। दैट मीन्स अगर मैं आर्टिकल 19 के अंदर कुछ सिविल लिबर्टीज हैं, 6 different types of civil liberties, right to speech, right to form associations, right to occupation, तो उनके ऊपर कुछ क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस है। राइट टू स्पीच का अगर हमें फंडामेंटल हमारा राइट है, हमारी सिविल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 19, बट राइट टू स्पीच डजंट मीन हम किसी को भी गाली गलौज कुछ भी कहेंगे, एक लिमिटेशन है उसके ऊपर। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, तो यूनियंस या एसोसिएशन फॉर्म करना उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। लाइक जैसे in case of आर्मी, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस, वहाँ पे यूनियंस या एसोसिएशंस फॉर्म करने की मतलब परमिशन नहीं होती है। बट इन केस ऑफ सिविल डिपार्टमेंट्स वहाँ पे यूनियंस एसोसिएशंस जो फॉर्म आप कर सकते हैं, एंड वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो भी जो भी एसोसिएशंस आप फॉर्म करेंगे वो विद इन लॉ। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, वो भी फंडामेंटल राइट में आता है। बट प्रोटेस्ट डजंट मीन आप वायलेंट हो जाओ, उसकी इजाज़त ये नहीं देता है। सो वी कैन से कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी ये क्या है, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है और ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इनकी सस्पेंशन हो जाती है। सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अंडर आर्टिकल 352 जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो ऑल फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इन दो आर्टिकल्स को छोड़ के रेस्ट ऑल सभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाते हैं इन केस ऑफ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 which is imposed in case of war or external aggression or armed rebellion। ठीक है, तो ये कुछ इसका नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो कुछ डिस्कस किया गया है।
इसी के साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है, ये पॉजिटिव नेचर भी है इनका और नेगेटिव नेचर भी है। पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे आर पॉजिटिव as well as negative in nature। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी नेचर भी है। पॉजिटिव क्यों है, अब ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज these are the rights of individual against the state। ये क्या है, प्रोटेक्ट्स individual violation or exploitation by the state और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की एक्सप्लॉइटेशन, उनकी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। सो वी कैन से दैट जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो दैट इज वाई दीज आर पॉजिटिव इन नेचर। अब नेगेटिव नेचर क्यों है इनका, क्यों इनको हम नेगेटिव नेचर इसलिए कहा गया है, बिकॉज समटाइम्स these rights creates hurdle in the working process of the government। गवर्नमेंट और स्टेट के कुछ कामों में समटाइम्स जो हैं ये हर्डल क्रिएट करते हैं। फॉर स्टेट और गवर्नमेंट, लाइक समटाइम्स रिट्स लग जाती हैं। कोई भी एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा है और एग्ज़ाम के बीच पे कोई भी इंडिविजुअल को मतलब किसी भी बेस पे समटाइम्स और गलत बेसिस पे या सही बेसिस पे जो है वो रिट्स लगा देते हैं, रिट लगा देते हैं एग्ज़ाम पे, और उस पर क्या स्टे लग जाता है। तो अननेसेसरी जो एग्जाम्स में डिले हो जाता है या किसी गवर्नमेंट के वर्किंग प्रोसेस में डिले होता है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट दे आर नेगेटिव एज वेल, ठीक है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेक्स्ट वन, initially there were 7 fundamental rights, but at present there are only 6 fundamental rights, ठीक है। initially there were 7 fundamental rights। जो राइट टू प्रॉपर्टी है अंडर आर्टिकल 31, उसको बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 उस राइट को जो है लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया और फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से इसको रिमूव कर दिया गया। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A, ओके। सो नेक्स्ट, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 fundamental rights। There are total 6 fundamental rights at present। Number one is right to equality, right to equality under article, right to equality under article
14 to 18. Number 2, right to freedom. Article 19 to 22. Number 3, right against exploitation. And forced labor. इसमें आते हैं आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24। उसी के साथ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Fourth one is right to freedom of religion. Right to freedom of religion. इसमें आएंगे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फिफ्थ वन इज educational and cultural right of educational and cultural। तो इसमें आएंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। नेक्स्ट वन इज sixth one is right to constitutional remedies। right to constitutional remedies, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड बाय इशूज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स जो है वो इशू करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, लाइक हेबियस कॉर्पस, क्योवरेंटो, मैंडामस, सेसरी, प्रोहिबिशन, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो ये हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो एट प्रेजेंट हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So, but initially there were 7 fundamental rights. Initially there were 7 fundamental rights. That is right to property under Article 31 जो था वो भी फंडामेंटल राइट था, बट उस आर्टिकल को राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट Act of 1978 under Article 300A। Under Article 300A, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है नोट। इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was removed from fundamental rights।
was removed from fundamental rights by 44th amendment, by 44th constitutional amendment. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजोरिटी से होती है अंडर आर्टिकल 368 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 एंड इट बिकेम, और अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. नाउ अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से इसको लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया है. तो फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जब राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उन केसेस पे अगर कोई भी वायलेशन होती थी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी की, तो उस केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू कर सकता था और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. बट अभी ये जो है, नाउ इट इज अ लीगल राइट. That means legal right means now under Article 32 Supreme Court cannot issue writs, and under Article 226 High Court cannot issue writs in case under fundamental rights. But in case of legal, as जैसे हमने कहा कि हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी में लीगल केसेस में रिट्स इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं. अब सिर्फ हाई कोर्ट ही जो है इनके साथ लीगली डील करेगा. ओके, अगर लीगली मीन्स अगर कोई भी स्टेट ने किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी की कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसको क्या करनी है, कैप्चर करनी है, लेनी है, तो उसको करने के लिए उनको लीगली करना पड़ेगा बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस लीगल और फंडामेंटल राइट्स. लीगल मीन्स इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी नहीं है अंडर आर्टिकल 32, वो कोई भी रिट इशू नहीं कर सकता. बट हाँ, हाई कोर्ट जो है वो लीगली डील कर सकता है एज अ लीगल राइट, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट. ओके, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स. और इसी के साथ में अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये राइट्स इंडिविजुअल्स के भी हैं और कुछ राइट्स जो हैं वो फॉरेन सिटीजन्स के भी हैं. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये जो आर्टिकल 12 हमने जो डिस्कस की है फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दीज आर द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स के तो है ही हैं, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स के भी हैं, आउटसाइडर्स के भी हैं. ठीक है, कुछ आर्टिकल, सिर्फ कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, प्रोविजंस को छोड़ के, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो इंडियंस एज वेल एज आउटसाइडर्स को भी अलाउड है. सो कौन से? एक्सेप्ट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, Article 19, this is important also, and Article 29 and 30. ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, ये इनको छोड़ के रेस्ट जितने भी हैं वो किसके हैं? इंडियंस के भी लिए अवेलेबल हैं और सिटीजन अदर कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी है, आउटसाइडर्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी है. ठीक है, एक्सेप्ट ये आपने याद रखना है. सिर्फ आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29, 30 को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स हैं वो इंडियंस वो फॉरेनर्स के लिए भी प्रोविजन है उसका. बाकी तो जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियंस के तो है ही हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में जो है इनको डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 फंडामेंटल राइट्स को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो हर एक को अपना फंडामेंटल राइट्स जो है वो पता होने चाहिए. और आई होप नेक्स्ट लेक्चर भी आप मेरी इसी तरह एंजॉय करेंगे, जो हमारी सीरीज़ अपनी इंडियन पॉलिटी पे स्टार्ट की हुई है, और एक अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मुझे आ रहा है. इसी तरह से
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को जो है एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।